मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण आपके सामने जो क्वेश्चन होने वाले, सारे के सारे जितने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होने वाले, सारे के सारे आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास आपके सामने एक वन शॉट क्लास होगी। कैसी क्लास होगी? वन शॉट क्लास होगी। और वन शॉट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट है उनका रिविजन करते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कहां पर दे रहा हूं? डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। कहां पर दे रहा हूं? डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो आप इस प्रकार के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर पहुंच जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है इस पर क्लिक करना है और फिर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में जाना है और आपके सामने यहाँ पर जाकर सर्च करना है। क्या आपके सर्च करना है? आपके सामने मेकिंग, MAKING। फिर से करते हैं अपन सर्च, MAK। आपको ये आपके सामने मेकिंग सर्च करना है। अभी तो टीम के द्वारा पीडीएफ अपलोड नहीं किया। जैसे आप मेकिंग सर्च करोगे जो पीडीएफ आपको इस सेक्शन में दिखाई देगी और यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, डाल दी जाएगी। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आपके सामने पीडीएफ डाल दी जाएगी। जाओ और जाकर आपके सामने पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूं फ्री में मिल जाएगी भाई आपको। साथ के साथ आपके सामने भाई सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मात्र 700 सब्सक्राइबर अपन कम है। मात्र 700 सब्सक्राइबर अपने कम है। किसमें? आपके सामने 20,000 सब्सक्राइबर होने में। सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपके सामने उससे क्या फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया? जो भी वीडियो डालता हूं, सारे नोट्स वगैरह फ्री में डालता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जिसमें पर पढ़ेंगे संचार की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो संचार होता है उसकी समझ को क्या कहा जाता है। क्या होता है संचार का अर्थ? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अपने विचार, भावनाओं, सूचनाओं, अनुभव को साझा करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। देखो सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो और उसको अपनी कोई बात बता रहे हो, तो क्या कर रहे हो भाई? आपके सामने क्या क्या चीज कर सकते हो आप? क्या तो उसे कोई विचार बता सकते हो, जैसे आप कोई भाई पॉलिटिकल मुद्दे पर, या भाई आपके किसकी तैयारी करते हो, भाई मेरा पेपर है ना इन्वायरमेंट स्टडीज का, मैं मोहित सर पे से पढ़ के गया था, बहुत अच्छा पेपर हुआ था। तो ये क्या आप क्या कर रहे हो? उसे विचार बता रहे हो। भावनाएं क्या बता सकते हो कि भाई मेरे को तो डर लग रहा है, पेपर आपके पेपर आ रहा है तो मेरे को डर लग रहा है, तो भावनाएं बता सकते हो। कोई सूचना दे सकते हो। 16 तारीख को आपके सामने मेकिंग, आपके जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पेपर है, ये बता सकते हो, या कोई अपना अनुभव बता सकते हो। तो दो लोगों के बीच में अपने विचार, भावनाएं व सूचनाएं और अनुभवों का जो आदान प्रदान होता है, उसी को किसके नाम से जाना जाता है भाई? संचार के नाम से जाना जाता है, कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। संचार का काम सिर्फ केवल सुनना, समझना और प्रतिक्रिया, सिर्फ बोलना ही नहीं है। संचार में अपन क्या समझते हैं भाई? संचार में अपन सिर्फ क्या समझते हैं, संचार का अर्थ होता है केवल बोलना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संचार में क्या होता है, आप कोई व्यक्ति बोलेगा तो दूसरे को सुनना भी कम्युनिकेशन होता है। समझना, उसने कोई बात की उसको समझना और प्रतिक्रिया देना भी आपके सामने किस में आता है भाई? कम्युनिकेशन में आता है, संचार में आता है। जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और छात्र समझ रहे हैं, तो प्रभावी संचार है। संदेश भेजा गया लेकिन समझा नहीं गया, असफल संचार है। संचार के भी आपके सामने दो भाग होते हैं, प्रभावी संचार और असफल संचार। प्रभावी संचार क्या होता है भाई? आप सामने वाले व्यक्ति को, आपने अपने दोस्त को कोई बात बताई, उसने उस बात को समझ लिया, तो वो कैसा संचार है? प्रभावी संचार है। और आपके सामने अगर उसने नहीं समझा तो असफल संचार है। अगले वाला है संचार की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की क्या प्रकृति होती है भाई आपके सामने? संचार को उस विशेष प्रकृति, लक्षण होता है जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया बनाती है। मतलब क्या क्या प्रकृति होती है भाई, देखते हैं। संचार एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब जीवन भर आपके सामने जो संचार वो चलता रहता है। आप अपने दोस्तों के साथ करोगे, आप अपने घर वालों के संचार करते हो, अपने काम पर संचार करते हो, कहीं बाहर जाते हो तो संचार करते हो। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है। संचार कैसी प्रक्रिया है? संचार एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। क्या होता रहता है? निरंतर आपके सामने चलने वाली प्रक्रिया होती है, जीवन भर चलती रहती है। अगले वाला है द्विदिशात्मक होती है। द्विदिशात्मक क्या होता है? आपके सामने भेजने वाला और पाने वाला दोनों होते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया क्या होता है? भेजने वाला, आप कोई बात कर रहे हो तो आप भेज रहे हो, और पाने वाला आपका दोस्त सुन रहा है तो आपके सामने वो पाने वाला है। तो दोनों तरफ से आपके सामने क्या होता है?
संचार देखने को मिलता है। प्रतिक्रिया, फीडबैक आवश्यक होता है। प्रतिक्रिया के बिना संचार अधूरा रहता है। मतलब आप जब तक कोई भी व्यक्ति, आपने कोई बात कही तो वो सहमत होगा, असहमत होगा या आपकी बात नहीं सुनेगा। समझ में आ गया? तो आपने कोई बात की, भाई आपने कोई बात कहा कि आपके सामने अपने दोस्त को से कहा कि मोहित सर से पढ़ लेना, तो क्या तो ऐसे कहेगा कि भाई हाँ मैं पढ़ लूंगा, उनकी क्लास अच्छी होती है? क्या वो कहेगा भाई कौन पढ़ूं, मैं तो मेरे मन में होगी बात करूंगा, मैं तो सीरीजो पढ़ूंगा, या भी खस है? तो ये जो आपके सामने होता है इसको क्या बोला जाता है? फीडबैक बोला जाता है। आपने कोई बात कही, उसके उपलक्ष्य में कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, उसको फीडबैक के प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। संचार मौखिक व अमौखिक दोनों हो सकता है। मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार से हो सकता है। कैसे होता है? वर्बल और नॉन वर्बल। क्या तो आप किसी व्यक्ति को बोलकर बता सकते हो, या फिर आपके सामने कोई भी व्यक्ति है उसको बिना शब्दों को कहे आपके सामने इशारों के माध्यम से समझा सकते हो। काफी बातें आप आंखों के इशारों से समझाते हो ना अपने दोस्तों को, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। समझ गए ना? संचार सामाजिक प्रक्रिया। संचार कैसी प्रक्रिया भाई? सामाजिक प्रक्रिया, समाज और संबंधों के लिए आवश्यक होता है। भाई वो कहा जाता है ना, अगर आप अपने दोस्त, आप अगर आपने क्या किया, अपने दोस्त को कोई बात कही और कोई साथ वाले को कोई बात कही, है ना, अगर छोड़ो इस बात को, अगर आपके दोस्त से आपके साथ लड़ाई होगी तो आप कैसे सोल्व करोगे भाई? आपके सामने बातों के माध्यम से सोल्व करोगे। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संचार का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का क्या महत्व होता है? संचार मानव का जीवन का आधार है। मतलब कम्युनिकेशन होती है ना, वो कोई भी इंसान के जीवन का क्या होता है? आधार होता है। उसी पर संचार टिका होता है। बिना संचार के न तो समाज चलता है और न ही संगठन। मतलब बिना संचार के, बिना कम्युनिकेशन के या बिना संचार के ना तो इस दुनिया में समाज चलेगा, न ही आपके सामने कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो चल सकती है। समझ में आ गया? तो संचार का होना बहुत जरूरी है। क्या? संचार का होना बहुत जरूरी है आपके सामने। संचार से इस दुनिया में सारी चीजें चलती हैं। समझ में आ गया? क्यों? समाज में सभी लोग आपस में बैठकर, भाई आप सभी लोग आपस में बोलते तो हो ही, चाहे सही बोलो गलत बोलो आपके बारे में लोग, लेकिन बोलते तो है ना, तभी समाज चलता है। और कोई संगठन चलाना होता है तब भी आपके सामने संचार की जरूरत होती है। संचार का क्या महत्व होता है भाई? मानवीय संबंधों का विकास। मतलब आप अपने परिवार, मित्र व समाज से तालमेल बनता है। आपके जितने भी मानवीय संबंध होते हैं, मतलब आपके परिवार के साथ कैसे रिश्ते हैं, आपके अपने दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते हैं, और आपके समाज से कैसा तालमेल है। समझ में आ गया? आपके हर पहलू, मतलब परिवार से रिश्ता, मित्र से और समाज से जो तालमेल होता है उसको मानवीय संबंधों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? मानवीय संबंधों के नाम से जाना जाता है। और ये सारी चीजें किस पे निर्भर करती है आपके सामने? आपके संचार पर निर्भर करती है। कहते हैं ना कि जबान है, संचार क्या होती है? आपके सामने बोली होती है। आपकी बोली से आपके दोस्त बनते हैं और आपकी बोली से आपके दुश्मन बोलते हैं। गलत फहमी को दूर करता है। स्पष्ट बातचीत से भ्रम दूर होता है। मतलब अगर आप साफ और स्पष्ट बातचीत करते हो कोई व्यक्ति के साथ, है ना, आपके अपने दोस्त के साथ लड़ाई होगी लेकिन आपने उसको बैठकर समझाया कि उसमें मेरी क्या गलती थी, तुम्हारी क्या गलती थी, तो क्या होगा? दोनों के बीच में जो गलत फहमियां या भ्रम है वो क्या हो जाता है? आपके सामने भ्रम टूट जाता है और रिश्ते फिर से क्या हो जाते हैं? बहाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिर से रिश्ते वैसे के वैसे हो जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्यालय में काम सही और समय पर होता है। मतलब अगर आप संचार सही से करोगे, भाई आपने अपने काम करने वाले, नीचे करने वाले लोगों को बता दिया कि मुझे 10 दिन में काम चाहिए तो चाहिए, मुझे फाइल 10 दिन में तैयार चाहिए, तो क्या होगा भाई? वो उसको पता चल गया 10 दिन में काम करना है, वो करके देगा आपको। तो यही है, कार्य कुशलता भी बढ़ती है, आपका काम करने में भी वृद्धि होती है। नेतृत्व और व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति कैसा बनता है भाई? व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या आता है भाई? आपके सामने कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी व्यक्ति होता है उसकी क्या होती है? लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। समझ में आ गया? शिक्षा और रोजगार में सहायता। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन व ग्रुप डिस्कशन में आपकी मदद करता है। इंटरव्यू देने जाते हो, जो इंसान जितना ज्यादा बढ़िया बोलता है आपके सामने, उसका उतना ही ज्यादा क्या होता है? उसका उतना ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन होता है। तो यही आपके सामने भाई इंटरव्यू देने में, प्रेजेंटेशन में, ग्रुप डिस्कशन में आपके सामने मदद करता है। किसी कंपनी में स्पष्ट निर्देश देने के लिए कर्मचारी सही से काम करते हैं। समझ में आ गया? तो कोई भी अगर कंपनी है उसमें अगर स्पष्ट क्लियर ऑर्डर दोगे आपके सामने, तो कर्मचारी क्या सही से काम करेंगे। मतलब आपने बता दिया कि भाई 10 दिन में फाइल चाहिए, 20 दिन में काम चाहिए, तो क्या होंगे? सारे के सारे कर्मचारी वो अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे, आपका दिया गया ऑर्डर मानेंगे और आपके हिसाब से काम करेंगे। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार एक प्रकार से क्रमबद्ध प्रक्रिया है।
कैसी प्रक्रिया भाई आपके सामने, क्रमबद्ध प्रक्रिया। क्रमबद्ध प्रक्रिया कैसी होती है आपके सामने, जो लगातार चलती रहती है, ऐसी प्रक्रिया जो लगातार आपके सामने चलती रहती है उसको क्रमबद्ध प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई चरण होते हैं। जब ये सभी चरण सही ढंग से पूरे हो जाते हैं तभी संचार प्रभावी बनता है। मतलब ये आपके सामने जो कम्युनिकेशन है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया भाई, लगातार प्रोसेस वाली प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, क्रमबद्ध प्रक्रिया, लगातार चलती रहती है और इसके कई चरण होते हैं और सभी चरणों का पूरा होना जरूरी है। कौन कौन से चरण होते हैं? पहला चरण होता है सेंडर। अगर कोई बात है किसी के द्वारा बोली गई तो वो कौन सी श्रेणी में आती है भाई, सेंडर या जो प्रेषक की श्रेणी में आती है। जो संदेश है उसको भेजा जाता है। अगला संदेश। संदेश का क्या अर्थ होता है आपके सामने, जो जानकारी और विचार दिया जाता है। मतलब आप कोई भी बात को कह रहे हो, आप अपनी कोई भी बात को कह रहे हो तो आप क्या करोगे भाई, आप जो कोई व्यक्ति ने किसी ने बात कही तो बात जो कही जा रही है वो तो प्रेषक है। जो बात आप कह रहे हो वो क्या है, संदेश है। जैसे आप अपने दोस्त को बताया कि उसका इन्वायरमेंट स्टडीज का पेपर कैसा हुआ, तो आपका दोस्त क्या है, प्रेषक है। उसने जो बात बता रहा है वो क्या है, संदेश है। अगला क्या, माध्यम से। किस माध्यम से वो बात बता रहा है, बोलकर बता रहा है, लिखकर बता रहा है, मोबाइल पे बता रहा है, या आपके सामने ईमेल के माध्यम से बता रहा है। इसको क्या कहा जाता है भाई, चैनल के नाम से जाना जाता है। किस नाम के जाना जाता है, माध्यम से। मतलब किस माध्यम से आपके सामने, किस माध्यम से वो अपनी बात रखता है उसको क्या कहा जाता है भाई, चैनल या माध्यम के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, आपके सामने जो प्राप्त करता होता है, जो संदेश भेजा आपने, उस संदेश को जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसको रिसीवर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो आप जो बात सुन रहे हो ना, आप क्या हो, रिसीवर हो। फिर आपने उसको कहा कि बहुत बढ़िया, तूने जो पढ़ाई की है वो बहुत अच्छे से की है, आगे वाले पेपर की भी तैयारी कर लेना और यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना। कहां से, यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना। तो आपने क्या की भाई, आपको उसको प्रतिक्रिया दी। ये क्या है, फीडबैक के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है भाई जिसमें जो आपके सामने कोई व्यक्ति बात कहता है उसको सेंडर के नाम से या प्रेषक के नाम से जाना जाता है। जो वो बात कहता है उसको मैसेज के नाम से या संदेश के नाम से जाना जाता है। अगला है किस चैनल, किस माध्यम से वो अपनी बात कहता है उसको माध्यम के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति उसकी बात सुनता है उसको प्राप्त करता है, रिसीवर के नाम से जाना जाता है। और जो वो फीडबैक देता है, जो प्रतिक्रिया देता है आपके सामने, उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, आपने जो बात सुनी और सुनकर उसको और कोई उस बात पर कोई बात कही उसको प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, इसका एक उदाहरण भी आपको बता देता हूं। प्रधानाचार्य ने सूचना पट लगा रखा था। प्रधानाचार्य के द्वारा कोई बात की गई, सूचना कही गई, तो प्रधानाचार्य क्या आपके सामने, प्रेषक है, कहने वाले हैं। सूचना, जो भी सूचना उनके द्वारा कही गई वो क्या आपके सामने, सूचना आपके सामने संदेश है। सूचना क्या है भाई, संदेश है। नोटिस बोर्ड क्या है, माध्यम है। छात्र क्या है, रिसीवर है, आपके सामने प्राप्त करता है। और नियमों का पालन करना चाहिए, वो क्या है, प्रतिक्रिया है। क्या आपके सामने प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। अगले वाले की बात करें, अब अपन बढ़ने वाले यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। किसकी तरफ भाई, यूनिट नंबर जो सेकंड है उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आप स्पेशली यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मात्र 600 सब्सक्राइबर अपन कम है अपने, कितने, मात्र 600 सब्सक्राइबर कम है। 600 सब्सक्राइबर होते हैं अपने 20,000 की पूरी फैमिली हो जाएगी। आपको उस फैमिली का आप भी हिस्सा होगे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ के साथ कोई वीडियो डालूंगा ना उसको भी आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपका भी इस चीज में फायदा है। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर जो पीडीएफ आपको डालता हूं, ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्री में डाल रखे हैं, नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चलिए भाई, आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड को शुरू करते हैं। संचार के रूप फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। संचार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। संचार को उसके स्वरूप, माध्यम व शैली के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, चलिए शुरू करते हैं आपके सामने जो यूनिट नंबर सेकंड को, संचार का वर्गीकरण, कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है इसमें, संचार को उसके स्वरूप, माध्यम व शैली के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कोई भी संचार किया जा रहा है ना, उसको किस स्वरूप में किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से किया जा रहा है, किस माध्यम से किया जा रहा है और किस शैली में किया जा रहा है।
समझ में आ गया। तो अलग अलग स्वरूप होते हैं भाई कम्युनिकेशन के, संचार के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वरूप होते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं, उसके माध्यम से आपके सामने संचार किया जाता है। और संचार की अलग अलग प्रकार की क्या होती है भाई आपके सामने शैलियां देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की शैली देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार का स्वरूप देखने को मिलता है। वर्गीकरण से संचार की प्रकृति को समझना आसान हो जाता है। मतलब अगर आप संचार को वर्गीकृत करते हो, इससे समझ जो संचार होता है उसको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मुख्य रूप से समझ जो संचार उसका होता है उसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कितने प्रकार का होता है संचार? पहला संचार होता है मौखिक संचार। कौन सा संचार भाई आपके सामने? मौखिक संचार। जिस चीज को बोलकर बताया जाए उस संचार को क्या कहा जाता है? मौखिक संचार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला अमौखिक संचार। अमौखिक संचार क्या होता है? जब अपने इशारों के माध्यम से बिना बोले अगर कोई बात समझाते हो उसको अमौखिक संचार के नाम से जाना जाता है। इशारों के माध्यम से समझा दिया, लिखकर समझा दिया, वो सब किसका है? अमौखिक संचार का भाग होता है। औपचारिक संचार। औपचारिक संचार क्या होता है? जब आपसे बड़ा आपको कोई फॉर्मल लैंग्वेज में कोई बात कर रहे हो आप, मतलब आपके सामने कोई औपचारिक बात करनी है आपको, सिर्फ औपचारिक बात कहां पर होती है? आपसे बड़ों के साथ होती है, आपके सामने जो कोई अधिकारी हो गया उनके साथ जिस प्रकार की भाषा में बात करते हो, मतलब कोई कार्य से संबंधित कोई बात की जाती है, मतलब कोई भी कार्य कर रहे हो उस कार्य से संबंधित अगर कोई बातचीत की जा रही है उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? औपचारिक संचार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार क्या होता है भाई आपके सामने? अनौपचारिक संचार होता है आपके सामने जब अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने माता पिता के बीच में, जब अपने घर के रिश्ते की बात करते हो और अपने गर्भित की बात करते हो, उसी को अनौपचारिक संचार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है आधुनिक संचार। आधुनिक संचार क्या होता है आपके सामने? जो मॉडर्न जमाने में, आजकल के जमाने में जो संचार किया जाता है, जो कम्युनिकेशन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है भाई आपके सामने? उसको आधुनिक संचार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? मॉडर्न कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब ईमेल के माध्यम से, आपके फोन के माध्यम से, आपके सामने और कोई माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, वो कौन सा होता है? आधुनिक संचार के नाम से जाना जाता है। चलिए मौखिक संचार क्या होता है आपके सामने? जब आप संदेश को शब्दों के माध्यम से बोलते हो उसको क्या कहा जाता है? मौखिक संचार के नाम से जाना जाता है। और यह संचार करने का सबसे सामान्य व प्रभावी तरीका है। सबसे ज्यादा अपन संचार भाई किस भाषा में करते हैं आपके सामने? मौखिक रूप से, वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही करते हैं। समझ में आ गया? अब बोलकर किया गया संचार में क्या होता है? क्या तो आप भाषण दोगे कोई ना कोई, या कोई बातचीत करते हो, या आपके सामने क्या करते हो? कोई समूह है, चर्चा करते हो, आपस में बैठ के कोई बातचीत कर ली, आपने कोई समूह में चर्चा की है, कोई बातचीत की, ये सब क्या होता है आपके सामने भाई? आपका समूह वर्बल कम्युनिकेशन में जाना जाता है। अगला क्या है? लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है आपके सामने? क्या तो कोई आपके सामने पत्र या लेटर दोगे, कोई आवेदन दोगे, एप्लीकेशन दोगे, ईमेल के माध्यम से बात करोगे, या कोई रिपोर्ट है उसको आप क्या करते हो? रिपोर्ट को दूसरे व्यक्ति को देते हो। तो इस प्रकार की जो चीजें, पत्र, आवेदन, ईमेल व रिपोर्ट दी जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? लिखित संचार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लिखित संचार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है मौखिक संचार के लाभ। मौखिक संचार के क्या लाभ होते हैं? शीघ्र और सीधा संचार होता है। मौखिक संचार कैसा होता है आपके सामने? शीघ्र मतलब क्विक होगा, तेजी से आपका संचार देखने को मिलेगा और सामने वाले व्यक्ति को जो बात कहना चाहते हो वो बात कह पाते हो। उसको कैसा संचार? मौखिक संचार का नाम से जाना जाता है। भावनाएं स्पष्ट होती हैं। जो बात आप कहना चाह रहे हो, जो भावनाएं, जो फीलिंग आप सामने वाले व्यक्ति को कहना चाह रहे हो, वो फीलिंग ऐसे कैसी कह देते हो, उसको क्या कहा जाता है भाई आपके सामने? मौखिक संचार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है मौखिक संचार की सीमाएं। जब आप कोई भी इंसान से वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, कोई भी इंसान से वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, तो उसकी क्या लिमिटेशन होती है? क्या लिमिटेशन होती है भाई आपके सामने? क्या कमियां हो सकती हैं आप मौखिक संचार में? गलत समझ के समझाना। भाई आपको अपने कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी कोई बात समझा रहे हो, तो आपने समझाना कुछ और चाहा और उसने समझ लिया कुछ और, तो क्या हो सकता है? गलत समझने की संभावना रहती है। सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से समझ सकता है, जो उसे समझना चाहिए वो नहीं समझ पाता है। लिखित प्रमाण नहीं होता है। आपके पास किसी भी प्रकार का क्या होगा? रिटर्न प्रूफ नहीं होगा। और आज की दुनिया में किसकी महत्व है? लिखित संदेशों का महत्व होता है ना? बाकौन का एकने बोले बोली की क्या वैल्यू? आजकल तो लिख के दो भाई, अमन
तो भाई चीज है, आजकल क्या है, लिखने की वैल्यू, लिखित प्रमाण की वैल्यू होती है, आपके सामने बोलने का कोई भी महत्व नहीं माना जाता। वो पहले के समय चलता था वो सब चीजें। अगला संचार है अमौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो संदेश बिना शब्दों के दिया जाता है उसको अमौखिक समाचार के नाम से जाना जाता है। मतलब आप कोई भी बात कहते हो और उस बात को आप बिना बोले कह रहे हो, तो वो कौन सा संचार है भाई? अमौखिक संचार है। इसमें पहला आता है काइनेटिक्स। क्या आता है? काइनेसिक्स। काइनेसिक्स है वो उसका सबसे पहला उदाहरण है। इसमें क्या होता है? काइनेसिक्स का संबंध शरीर की गतिविधियों से है। काइनेसिक्स का संबंध किससे है भाई? आपका संबंध काइनेसिक्स का संबंध आपके सामने शरीर की गतिविधियों के माध्यम से अगर आप कोई चीज को बताते हो, उसको काइनेसिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे चेहरे के भाव बदलकर आप कोई चीज बताते हो, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से। मूवी वगैरह देखते हो, उसमें क्या रहता है, सारे के सारे जो लोग होते हैं वो अपने चेहरे के भाव से, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से चीजों को बताते हैं। आंखों का संपर्क, आंखों के माध्यम से, आंखों में आपके सामने आई कांटेक्ट के माध्यम से, क्या? आई कांटेक्ट के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? आई कांटेक्ट के माध्यम से अपनी बात है वो समझा सकते हो। अगले वाला पॉइंट है हाथों के इशारों से। क्या कर सकते हो भाई? आपके जो हाथ है, हाथों के इशारों से अपनी बातें वो समझा सकते हो, शरीर की कोई मुद्रा से कोई बात समझा सकते हो। तो भाई इसमें यही होता है, आपके सामने चेहरे के भाव से, आंखों के संपर्क से, हाथों के इशारों से और शरीर की मुद्रा से आप कोई भी व्यक्ति को जब अपनी बात समझाते हो, उसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराना क्या होगा? अगर आप कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो फेस का भाव दे रहा है, इसका अर्थ क्या? वो खुश है। बोए चढ़ाना मतलब नाराजगी, अगर कोई इंसान बोए ऊपर करता है मतलब नाराजगी। अगले वाला पॉइंट है पैरा लैंग्वेज। क्या होती है पैरा लैंग्वेज? पैरा लैंग्वेज का संबंध आवाज के गुणों से होता है। मतलब आप किस प्रकार की जो आवाज है, किस प्रकार की आवाज को निकाल पाते हो, उसको क्या कहा जाता है? पैरा लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसमें आवाज का उतार चढ़ाव, मतलब आवाज है उसको क्या किया जाता है? आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आप उतार चढ़ाव के माध्यम से कोई चीज को बताते हो, उसको पैरा लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। बोलने की गति को, काफी व्यक्ति धीरे बोलते हैं, कोई व्यक्ति तेज गति से बोलता है, उसको बोलने की गति से भी आप समझ सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो देखना बीच बीच में जोर जोर के शब्दों को बोलेगा, कभी कभी धीरे धीरे आपके सामने बोलेगा। तो ये जो बोलने की जो गति होती है ना, आपके सामने बोलने की गति होती है, उसी को क्या कहा जाता है भाई? पैरा लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पैरा लैंग्वेज के नाम से आपको जाना जाता है। अगला जोर से ठहराव, मतलब काफी बार क्या होता है, बहुत लंबा पोज ले लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है भाई? आपके सामने ठहराव के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई आदमी धीमी गति से बात कर रहा है, भाई आप धीमे धीमे कब बात करते हो? जब आपको कोई गंभीर बात करनी होती है ना, कोई की चुगली करनी हो जना। तेज आवाज में कब बात करता है? जब इंसान को गुस्सा आता है तब तेज आवाज में बात करता है। अगले वाला है प्रोसेमिक्स। प्रोसेमिक्स क्या होता है? प्रोसेमिक्स का संबंध बातचीत के दौरान व्यक्तियों के बीच में दूरी का होता है। मतलब आप क्या होता है, जब कोई भी दोस्त है आपके सामने, जब लोगों के बीच में कितनी दूरी है, उस आधार पे आपके सामने कम्युनिकेशन को देखा जाता है, उसको प्रोसेमिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्त के पास खड़े होकर बातचीत करना, जब आपका कोई भी दोस्त है उसके पास खड़े होकर अगर आप बातचीत कर रहे हो तो उसको प्रोसेमिक्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है अधिकारी से दूरी बनाकर बात करना। अगर आपका कोई अधिकारी से बातचीत हो रही है तो उससे क्या करना पड़ता है भाई? आपको दूरी बनाकर बातचीत करनी होती है। अगले वाला औपचारिक कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन आपके सामने? औपचारिक कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। औपचारिक संचार वो होता है जहां पर नियमों और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? आपके सामने जब आप नियम और आपके सामने कोई निर्धारित व्यवस्था है, क्या है? निर्धारित व्यवस्था है, उसके आधार पे आप जब बातचीत करते हो उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन या औपचारिक संचार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई कार्यालय में किसी कोई बात रख रहे हो, कोई संस्था हो, कोई संगठन में बात कर रहे हो, उसको क्या कहा जाता है भाई? आपके सामने फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। लिखित या निर्धारित चैनल से, मतलब क्या कर सकते हो आप? लिखित या निर्धारित चैनल के आधार पे अपनी कोई बात रखते हो, उसको भी फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। और अनुशासित या अधिकारियों के बीच में बातचीत होती है, वो भी क्या होती है? औपचारिक संचार होता है। समझ में आ गया? तो कार्यालय, संस्था व संगठन में कोई बातचीत होती है, औपचारिक संचार होता है। लिखित बात होती है, वो भी औपचारिक संचार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है इनफॉर्मल, अनौपचारिक संचार।
अनौपचारिक कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संचार वो होता है जो बिना किसी नियमों के होता है, मतलब अपने दोस्त मित्र मंडली में जो बातचीत करते हो ना, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? अनौपचारिक कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने अपने मित्र से परिवार से बातचीत की, तो वो कैसा संचार चल रहा है? आपके सामने अनौपचारिक संचार चल रहा है। समझ में आ गया? अगले वाला है सरल और सहज। कैसी बातें होती हैं भाई? आप अपने दोस्तों के साथ कोई गंभीर बात थोड़ी करते हो, आपके सामने हंसी मजाक चलती रहती है, तो सरल व सहज भाषा में बातचीत होती है। अगले वाला त्वरित संचार देखने को मिलता है, क्विक क्विक, आपके सामने तेजी तेजी से आपके सामने बातचीत करते रहते हो आप। अगले वाला है आधुनिक संचार के रूप, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आज के समय किस प्रकार के संचारों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो आधुनिक समय में अपन संचार किससे करते हैं? क्या तो कोई मोबाइल फोन से संचार करोगे, क्या तो कोई ईमेल के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपनी बात रखोगे, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाकर अपनी बात रख सकते हो, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो और ऑनलाइन मीटिंग में बात कर सकते हो। तो यही है मोबाइल फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल या ऑनलाइन मीटिंग में जो बातचीत होती है उसको क्या कहा जाता है भाई? आधुनिक संचार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक संचार के नाम से जाना जाता है। क्या लाभ होता है भाई आपके सामने जो आधुनिक संचार का? पहला लाभ होता है समय की बचत। आपका जो समय है ना, आधुनिक संचार जो मॉडर्न कम्युनिकेशन जो आप करते हो, आज के समय का जो संचार है मॉडर्न कम्युनिकेशन है, इसका क्या फायदा होता है? आपका समय की बचत होती है, आपका जो समय है उसकी बचत दिखाई देती है ना? क्यों? अब भाई पहले आप कोई भी बात लिखकर बताते तो पत्र पहुंचने में 10-10 दिन लग जाते थे। आज के समय आप वही बात आप क्या कर सकते हो भाई? वीडियो कॉल पर बता सकते हो, फोन कॉल करके बता सकते हो। तो क्या होता है? समय की बचत होती है। दूरियां, जो लोगों में डिस्टेंस था, जो दूरियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। कोई भी अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से भी आप बात कर सकते हो, देश विदेश में बैठे हुए भी व्यक्ति से बातचीत की जा सकती है। सूचना का तुरंत पहुंचना, आप कोई भी सूचना पहुंचा रहे हो, वो सूचना कोई भी व्यक्ति तक तुरंत पहुंच सकती है। क्या होती है? कोई भी सूचना जो पहुंचा रहे हो वो सूचना तुरंत आप प्राप्त कर सकते हो और तुरंत आपके सामने किसी तक पहुंचा भी सकते हो। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड। कौन सी यूनिट थी भाई आपके सामने? ये थी आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड, जिसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ा। अब अपन देखेंगे भाई यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। अगर आप यूनिट नंबर थर्ड का स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। कहां पर पढ़ा रखी है? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करोगे तब आप बाकी के वीडियोस देख पाओगे। और ये जो पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं ये फ्री में, एक पैसा नहीं लग रहा आपको, फ्री में आपको कहां पर मिल रही है? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है। कहां पर मिल रही है? टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है। तो टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना, फ्री में नोट्स मिल जाते हैं, कोई पैसा वगैरह नहीं लगा, कुछ आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, बस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर मिल जाएगी। साथ के साथ कोने में आपके सामने कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, प्रभावी संचार की विशेषताएं एवं संचार में बाधाएं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या आपके सामने क्या होती हैं? विशेषताएं क्या होती हैं? क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? और क्या क्या बैरियर देखने को मिलते हैं आपके सामने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। पहला पॉइंट है प्रभावी संचार का। प्रभावी संचार का क्या अर्थ होता है? प्रभावी संचार वह संचार होता है जिसे भेजा गया संदेश स्पष्ट, सही व सही अर्थों में समझा जाए। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही आपके सामने कम्युनिकेशन होता है जब क्या करते हो आप? किसी भी बात को क्लियर, कोई भी बात है वो करते हो, क्लियर कहते हो और उसको उसी अर्थ में समझा जाए जो उसको कहा गया। मतलब कोई भी था दोस्त ने कोई बात कही कि भाई अगर तन पढ़ना है ना मेकिंग कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से संबंधित, तो यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल है, वहां से जाकर पढ़ ले, है ना? उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पर पीडीएफ पड़ी होगी, फ्री में जाकर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब उसने क्या किया? आपकी बात को समझा और वहीं से पढ़ने लग गया। तो इसका मतलब क्या? वो प्रभावी संचार था। आपने उससे जो बात कही उसने उस बात को समझा है। समझ में आ गया? यदि संदेश समझाने में भ्रम हो जाए तो वो संचार प्रभावी नहीं होगा। मतलब अगर आप कोई बात कर रहे हो तो अगर वो अच्छे से समझ नहीं पाए और कोई यूट्यूब चैनल पे पढ़ने चला गया आपके सामने, उसने और कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या आपके सामने वो संचार है वो कैसा है भाई? प्रभावी नहीं हुआ। आपके सामने वो संचार है इफेक्टिव संचार में या प्रभावी संचार के नाम से उसको नहीं जान सकते अपन। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है प्रभावी संचार की मुख्य विशेषताएं। मतलब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, कैसा है कम्युनिकेशन? जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसकी मुख्य क्वालिटी क्या होती है, मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? क्या क्वालिटी होती है भाई आपके सामने?
पहला होता है ध्यानपूर्वक पढ़ना। आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए भाई। प्रभावी संचार के लिए लिखित सामग्री को पढ़ना या ध्यान से पढ़ना व समझना आवश्यक है। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो जो बात लिखी गई है या जो भी बात आपको कही जा रही है उसको ध्यान से पढ़ो भाई। अखबार पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई नोटिस पढ़ रहे हो, तो उसको ध्यान से पढ़ो, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। अधूरा या जल्दी जल्दी पढ़ने से गलत अर्थ निकल सकता है। आपने कोई चीज को जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में क्या कर लेते हो, काफी बार गलत पढ़ लेते हो। कंपटीशन की तैयारी करते हो उसमें गलतियां अक्सर होती है। क्यों? टाइम बाउंडेशन होता है। आप क्या करते हो भाई, आपके सामने जल्दी पढ़ने के चक्कर में कुछ गलत चीजों को पढ़ बैठते हो। परीक्षा निर्देश सही से न पढ़ने पर क्या हुआ आपके सामने, परीक्षा निर्देशों को सही न पढ़ने से छात्र से क्या हो गई भाई, आपके सामने गलती हो गई, है ना। पेपर था आपके सामने उनका 10 बजे से और उन्होंने पढ़ लिया क्या, आपके सामने 11 बजे से गलती से पढ़ा गया और आपके सामने पेपर उनका छूट गया। बुद्धिमत्ता से सुनना, लिसनिंग इंटेलिजेंटली, मतलब आप क्या करो भाई, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते चीजों को सुनो, समझदारी से चीजों को सुनो। ऐसे नहीं कि भागदौड़ में चीजों को सुनना है। भागदौड़ में चीजों को सुनोगे तो आपके सामने क्या होगा, आपसे गलती होने के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे। सुनना केवल आवाज नहीं बल्कि समझने की भी कोशिश करना होता है। सामने वाला कोई व्यक्ति कह रहा है आपसे, कोई बात कर रहा है कोई व्यक्ति, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ सुन दिया और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं। जो वो बात कर रहा है उसको अच्छे से सुनो और आपके सामने समझने की भी कोशिश करो। उदाहरण की बात करें, इंटरव्यू में प्रश्न ध्यान से सुनने पर सही उत्तर दिया जा सकता है। आपका इंटरव्यू चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू में आप अच्छे अंक तभी प्राप्त कर पाओगे जब जो इंटरव्यूअर है वो आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है उसका सही उत्तर दोगे। और उत्तर सही कब दे पाओगे, जब उसने जो बात कही है, जो बात उसके द्वारा कही गई है, उस बात को आपने ध्यान से सुना है, तभी आप उसका सही उत्तर दे सकते हो। समझ में आ गया। अगले वाला, स्पष्ट सोच और योजना बनाना, थिंकिंग एंड प्लानिंग। बोलने या लिखने से पहले सोचना या योजना बनाना एक प्रभावी संचार के लिए जरूरी है। मतलब अगर आप जब कोई भी संचार करते हो, कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, बोलने से पहले आप बातों को सोचो। कोई भी चीज बोल रहे हो तो बोलने से पहले आपको सोचना जरूरी है कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। और योजना बनाना भी जरूरी है। अगर कोई भाषण वगैरह दे रहे हो या बहुत बड़ी कोई बात बता रहे हो, कोई कंपनी वगैरह में अपनी बात रख रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, पहले सोचना चाहिए, पहले सोचना भी चाहिए और योजना भी बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए और योजना बनानी चाहिए कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उदाहरण के लिए, प्रेजेंटेशन से पहले पॉइंट को तैयार करना, मतलब अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो उससे पहले पॉइंट्स को बनाकर तैयार करो। क्या करो, पॉइंट्स हैं उनको पहले से बनाकर तैयार रखो भाई आपके सामने। अगले वाला, उचित भाषा का प्रयोग करना, यूजिंग द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। आपको क्या है, उचित भाषा है उसका प्रयोग करना जरूरी होता है। आप भाषा को सरल, स्पष्ट व श्रोताओं के अनुसार होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी बात बता रहे हो, आप कोई भी बात को बता रहे हो, तब भाषा कैसी होनी चाहिए, आपके सामने सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। क्यों? जब आप कोई भी सरल स्पष्ट भाषा बताओगे तभी तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुन पाएगा। अब गांव में आप भाषण देने चले गए, इंग्लिश में भाषण देने लगे, कोई मतलब है उस भाषण का, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर लगभग लोग उस भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। उदाहरण के लिए बात करें, छोटे बच्चों के सामने अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। जिस आयु ग्रुप के सामने आप बातें कर रहे हो उसके हिसाब से अपनी भाषा का प्रयोग करना जरूरी होता है। अगले वाला, उचित माध्यम का चयन। कोई भी संदेश भेज रहे हो तो सही माध्यम का चुनना जरूरी है भाई। कोई भी बात पहुंचा रहे हो ना, तो सही माध्यम का पहुंचाना जरूरी है। आपने किसी अपने दोस्त को अपनी मन की बात कहनी थी और ऐसे नालायक दोस्त को भेज दिया, उसने क्या, उस दोस्त को कुछ बड़ा चढ़ाकर को गलत बात कह दी, तो आपकी जितनी बनती थी वो भी टूट गई। समझ में आ गया ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वही बात है, आपको कोई संदेश भेज रहे हो तो सही माध्यम का चुनना जरूरी है। समझ में आ गया। जैसे कोई इमरजेंसी में सूचना देनी है, क्या करनी है, आपको कोई इमरजेंसी में सूचना देनी है तो किससे दोगे, फोन से दोगे। अगर आपको कोई फॉर्मल सूचना देनी है, फॉर्मल सूचना क्या होती है भाई आपके सामने, तो ईमेल के माध्यम से दोगे। फॉर्मल सूचना होती है भाई आपके सामने कोई भी चीज से संबंधित, आपके कंपनी से संबंधित चीज दे रहे हो, कोई भी अधिकारी को कोई बात बता रहे हो, उसको औपचारिक या कोई रूल रेगुलेशन के बारे में बता रहे हो, तो वो औपचारिक सूचना होती है। अगले वाला है अनुकूल वातावरण, इन्वायरमेंट कंडीसिव टू कम्युनिकेशन। मतलब किस प्रकार का वातावरण चाहिए आपको भाषण देने के लिए।
अगर आप कोई भी बात रख रहे हो तो मौसम कैसा होना चाहिए, आपके आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, साफ व सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। मतलब आप किसी भी इंसान को जब बात बताओ तो शांत, साफ और सहयोग के माध्यम से, क्या सहयोगात्मक माध्यम से आप वातावरण से क्या कर सकते हो, आपके सामने आप संचार है उसको बता सकते हो। जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, कोई कक्षा में पढ़ा रहे हो और आपके बच्चे जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, तो क्या उस पढ़ाई का कोई महत्व हो पाएगा? क्यों? क्योंकि वो बच्चे आपकी बात सुन ही नहीं रहे। समझ में आ गया? तो यही है, शोर रहित कक्षा में पढ़ाई अच्छे से होती है। बच्चों को पढ़ाओ तो भी शोर रहित वातावरण में ही पढ़ा पाओगे। अगले वाला पॉइंट है भाषा भेद को दूर करना, ओवरकमिंग द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज। भाषा को अलग अलग समझ संचार को कठिन कठिन बना देता है। मतलब कोई भी भाषा होती है उसको अलग अलग प्रकार से आप समझना चाहते हो, तो वो क्या है, आपका जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को क्या बना देगा भाई, वो कठिन बना देगा, हार्ड बना देगा, समझ नहीं पाओगे। सरल भाषा बनाकर इस बाधा को दूर किया जा सकता है। क्या कर सकते हो? सरल भाषा का उपयोग करके। कैसी भाषा का उपयोग करके? सरल भाषा का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, आप है जो लोगों को जो आपकी भाषा वो समझ में नहीं आ रही है उस बाधा को दूर कर सकते हो। जैसे अगर आप गांव में बात कर रहे हो तो आप लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करो भाई, है ना। आप अगर सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करो। हाँ, 11 12th को पढ़ा रहे हो तो आप भाषा का, अच्छी खासी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। समझ में आ गया? तो जिस उम्र के लोग होते हैं उसी हिसाब से आपको भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। चलिए भाई, संचार में किस प्रकार की बाधाएं आती हैं उसको देखेंगे। वे तत्व जो संदेश को स्पष्ट रूप से पहुंचाने से रोकते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सामने बाधा कहलाते हैं। आपने, आपका कोई ए व्यक्ति से क्या करनी थी, आपको फ्रेंडशिप करनी थी भाई, आप ए व्यक्ति और आपको बी से फ्रेंडशिप करनी थी, तो उसमें क्या एक सी व्यक्ति वो बीच में आ रहा है, तो वो क्या भाई आपकी कम्युनिकेशन में बाधा बन रहा है। समझ में आ गया? तो आपकी बातों को स्पष्ट रूप से पहुंचने से कोई चीज रोकती है, उसको कम्युनिकेशन ब्लॉक के नाम से या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अब कम्युनिकेशन में किस प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं? पहली बाधा होती है यांत्रिक बाधा, मैकेनिकल बैरियर। कोई बात कह रहे हो तो तकनीक साधनों में खराबी से यह बाधा उत्पन्न होती है। मतलब आपके पास तकनीक से संबंधित जितने भी जो साधन है उसमें कोई ना कोई कमी है, इस वजह से जो आपके सामने जो क्या देखने को मिल रही है भाई, बाधा आ रही है, उसको क्या कहा जाता है, यांत्रिक बाधाओं के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यांत्रिक बाधाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाला पॉइंट है खराब माइक। जैसे कि आप कोई बात कहना चाहते हो लेकिन आपके हाथ में जो माइक है वो कैसा है, खराब माइक है। अगले वाला पॉइंट है मोबाइल नेटवर्क की समस्या। आपके पास जो मोबाइल है उसका जो नेटवर्क है वो कैसा भाई, आपके सामने खराब है, आप सामने वाले को बात कहना चाह रहे हो वो नहीं पहुंच पा रही, आपकी बात है वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या तकनीकी खराबी होती है, इसको मैकेनिकल बैरियर के नाम से, यांत्रिक बाधाओं के नाम से जाना जाता है। अगले वाला भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं क्या होती है आपके सामने? भौतिक परिस्थिति, जो परिस्थिति होती है उसमें संचार में बाधा आती है। जैसे आप कोई बात कर रहे हो तो शोरगुल हो रहा है, दूरी बहुत है, सामने वाला व्यक्ति नहीं सुनाई दे रहा है, और खराब रोशनी है, आपको इशारों के माध्यम से कोई चीज बताना चाह रहे हो लेकिन खराब रोशनी के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति आपको देख नहीं पा रहा है, तो किस प्रकार का होगा, इस कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मनोवैज्ञानिकल, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं से जुड़ी हुई बाधा। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी मानसिक अवस्थाएं अच्छी नहीं है, उसकी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है, तो उससे संबंधित आपके सामने जो बाधा पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है भाई, साइकोलॉजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको डर लगता है, गुस्सा आ रहा है, तनाव या पूर्वग्रह का शिकार है। मतलब भाई कोई व्यक्ति डरा हुआ है तो कभी अपनी सही बात नहीं बता पाएगा, गुस्से में भी व्यक्ति अपनी सही बात नहीं बता पाता है ना, तनाव में तो भी नहीं बता पाता। और पूर्वग्रह में, पूर्वग्रह कहता है भाई उसने समझ लिया कि आपका सुरेश नाम का उस व्यक्ति है ना वो अच्छा नहीं है, तो भाई वो आपके सामने कभी भी, क्या लिख दिया मैंने, हाँ, अब क्या करेगा आपके सामने, वो अगर दोस्ती करने जाएगा, उसके सामने बातचीत करने जाएगा तो वो रूड बिहेवियर करेगा, उसको लगेगा ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, थोड़ी सी गलत बात लगेगी उसको लग जाएगा अरे ये तो ऐसा ही है। देखा ना आपने, कभी कभी अपन पूर्वग्रहों के शिकार रहते हैं ना। अर्थगत व भाषाई बाधाएं, शब्दों को अलग अलग अर्थ या भाषा को न समझने के कारण जो बाधा उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, सिमेटिक व लैंग्वेज बैरियर के नाम से जाना जाता है। जैसे आप किसी को कोई बात बता रहे हो लेकिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो भाई, कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जिस कारण वो क्या कर रहा है, आपके सामने चीजों को नहीं समझ पा रहा है।
अगले वाला पॉइंट है अलग अलग भाषा का प्रयोग। क्या कर रहे हो, अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस कारण उसको क्या कहा जाता है, अर्थगत भाषाओं के नाम से जाना जाता है। पद या स्थिति संबंधित बाधा, कोई भी पद या स्थिति से संबंधित भाषा होती है उसमें क्या होता है, कोई भी पद या अधिकार का अंतर संचार में बाधा डालता है। मतलब कोई भी कर्मचारी है, कोई भी बड़े पद पर अगर कोई कर्मचारी होता है, कोई आपका बॉस है, उसके सामने अपनी फीलिंग है वो आप कभी भी अच्छे से शेयर नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। तो कोई भी व्यक्ति भैया आपसे बड़े पद पर होता है तो आप उससे अपनी बातें हैं वो खुलकर नहीं कर पाते हो, उसको क्या कहा जाता है, पद या स्थिति में संचार में बैरियर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है संचार की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। जो संचार होता है आपके सामने, संचार में जो बाधाएं पाई जाती हैं उन बाधाओं को आप कैसे दूर कर सकते हो, सरल भाषा का प्रयोग करके। मतलब किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके, सरल इजी लैंग्वेज का प्रयोग करके, आप सरल भाषा का उपयोग करके आपके सामने क्या कर सकते हो, आप संचार का आपके सामने संचार की बाधा को दूर कर सकते हो। दूसरे वाला व्यक्ति उसकी बातों को ध्यान से सुनो। समझ में आ गया। काफी बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति बात तो सही कर रहे हो लेकिन आप अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हो, ध्यान से सुन नहीं हो, आपने भाई कानों में ईयरफोन लगा रखी है, क्यों सुनोगे आप, है ना। सकारात्मक सोच, हमेशा कोई भी व्यक्ति से मिलो तो पूर्वाग्रह का आपके सामने से ग्रसित नहीं हो। समझ में आ गया। पॉजिटिव विचार रखो, सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमेशा पॉजिटिव विचार रखो, सकारात्मक सोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तकनीकी साधनों की जांच, जब भी आप कोई भी आपके सामने किसी भी चीज, कोई भी आपके सामने कोई भी साधन है उसका प्रयोग करते हो तो तकनीक जो साधन होते हैं उनकी जांच करना जरूरी होता है। और समानता का व्यवहार आपके सामने सभी लोगों से कैसे करना चाहिए, समानता का बिहेवियर करना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर 3। कौन सी यूनिट है भाई, यूनिट नंबर 3 है, वो मैंने पूरी पढ़ा दी है। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। कौन सी वाली यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 का क्या होता है, संचार के साधन के रूप में श्रवण एक व्यवहारिक संचार होता है। मतलब जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं वो क्या है, श्रवण एवं व्यवहारिक संचार होता है। उसमें क्या होता है आपके सामने, आपका पहला पॉइंट है संचार के साधनों के रूप में श्रवण करना, लिसनिंग एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, श्रवण, लिसनिंग संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। जब भी कोई व्यक्ति को सुनते हो तो वो सुनने सबसे अच्छी प्रक्रिया है। अच्छा, यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊं से पहले एक बात बताना चाहते हो, अगर आप स्पेशली यूनिट 4 को पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी पढ़ा रखी है और उसका जो लिंक है वो कहां पर मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर बाकी के यूनिट है उनको पढ़ लेना। साथ के साथ जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे, कहां पर, फ्री में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर उपलब्ध है, जाओ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो, सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। एक रिक्वेस्ट भी है, मात्र 600 सब्सक्राइबरों की कमी, अपने 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट या मित्रा से तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जाओ और जाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद लो। अब फिर से शुरू करते हैं। संचार के साधन के रूप यह केवल आवाज सुनने का कार्य नहीं होता। जब आप कोई भी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है और आप उसकी बातों को सुन रहे हो तो ये सिर्फ सुनने से संबंधित नहीं होता है। सुनना भी कैसा, ध्यान से सुनना, उसने जो बात कही उसको समझना और फिर फीडबैक देना। साथ के साथ क्या देना भाई, फीडबैक देने से संबंधित भी चीजें होती हैं। तो संचार के साधनों में लिसनिंग एज ए कम्युनिकेशन टूल में क्या सारी चीजें होती हैं। कोई चीज को सुनो तो ध्यान से सुनो, समझो और प्रतिक्रिया फीडबैक देना भी जरूरी होता है। अच्छा संचार तभी संभव हो पाता है जब श्रोता ध्यानपूर्वक व सक्रिय रूप से सुने। मतलब आपके सामने गुड कम्युनिकेशन कब हो पाएगा, गुड कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब जो श्रोता है, जो ओरेटर या बोलने वाले व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से सुने और सक्रिय रूप से सुने। जैसे कक्षा में शिक्षक की जो बात कही जा रही है वो छात्र वो सही से सुनेंगे तभी तो क्या दे पाएंगे, सही से उसका उत्तर दे पाएंगे। श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल क्या होती है भाई, लिसनिंग स्किल। अच्छा श्रोता बनने के लिए आपके अंदर कुछ विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। आपके अंदर कौन कौन सा विशेष कौशल होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुना। आप कोई भी बात, आपको कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसकी बात को अच्छे से सुनो, ध्यान से बातों को सुनना भी एक प्रकार की कला होती है। बातों को पूरी एकाग्रता के साथ सुनो, मतलब जो भी बात कर रहा है सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को पूरा का पूरा दिमाग लगाकर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ आपको सुनना होता है।
बीच में बाधा न डालना, बोलने वाले की बात पूरी होने देना। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा ना, तो उसकी बात को बीच में रोको मत। क्या मत करो, सामने वाले व्यक्ति की बातों को मत रोको, जो बात कह रहा है उसको पूरी बात बोलने दो और अच्छे से उसकी बातों को सुनो। आंखों से संपर्क बनाए रखना, सामने वाला व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो उसके जो बातों को उससे जो आंखों से आई कांटेक्ट बनाए रखना, उससे विश्वास और रुचि पैदा होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है उससे आप लगातार क्या करके रखोगे, आई कांटेक्ट करके रखोगे, तो इससे क्या सामने वाले व्यक्ति में, आपकी पर्सनैलिटी में क्या होती है, रुचि पैदा होती है। उचित प्रतिक्रिया देना, सिर हिलाना, प्रश्न पूछना आदि। मतलब अगर आप भाई सिर हिलाते हो, है ना, प्रश्न पूछते हो, तो इससे क्या लगता है, सामने वाला व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति को ये लगता है कि जो बात बोल रहा है उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति है वो मेरी बात अच्छे से सुन रहा है और मेरी बातों को अच्छे से समझ रहा है। इंटरव्यू में प्रश्न ध्यान से सुनना चाहिए। जब ध्यान से सुनोगे तभी तो क्या कर पाओगे, अच्छे से सोच समझ कर वो उत्तर दे पाओगे। चलिए भाई, अगले वाला पॉइंट है श्रवण की विधियां व प्रकार। जो लिसनिंग के कितने अप्रोच होते हैं, कोई भी बात सुनते हो उसके कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला टाइप होता है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। कैसा श्रवण होता है भाई आपके सामने, सक्रिय श्रवण। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, इसमें श्रोता पूरा ध्यान देता है और समझने की कोशिश करता है। क्या होता है भाई, आप एक्टिव लिसनिंग में कोई भी श्रोता है, कोई भी श्रोता है वो आपकी बातों को पूरा ध्यान लगाकर सुनेगा। क्या करेगा, पूरी ध्यान लगाकर सुनेगा और समझने की भी कोशिश करता है। उसको एक्टिव लिसनिंग के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार की लिसनिंग के नाम से जाना जाता है भाई, एक्टिव लिसनिंग के नाम से जाना जाता है। समूह चर्चा में दूसरों की बात को समझकर उत्तर देना। मतलब जो समूह चर्चा, जो ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, दूसरों की बातों को सोच समझकर उत्तर देना है, क्या कहलाता है, एक्टिव लिसनिंग के नाम से जाना जाता है। उसको एक्टिव लिसनिंग के नाम से अपन जानते हैं। अगले वाला पॉइंट है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण करना, इंपैथेटिक लिसनिंग करना। जब सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझना शामिल हो, मतलब जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कोई बात कहे और उनकी बातों को आप भावनात्मक रूप से समझो। मैं कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आपसे कोई खाना मांगे या कोई भी व्यक्ति आपकी अपनी पीड़ा सुनाता है, तब आप उसकी बात सुनते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, सहानुभूति श्रवण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। आपकी मित्र की समस्याओं को आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, आपके उस मित्र के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं चल रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हो, उसको क्या कहा जाता है, सहानुभूति श्रवण के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है आलोचनात्मक श्रवण। कैसा श्रवण, आलोचनात्मक श्रवण। आलोचनात्मक श्रवण क्या होता है, इसमें सुनी गई बात का विश्लेषण व मूल्यांकन किया जाता है। मतलब अगर आपने जो बात को सुना है उसका आपने क्या क्या विश्लेषण किया और मूल्यांकन किया गया, उसको क्या कहा जाता है भाई, आलोचनात्मक श्रवण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आलोचनात्मक श्रवण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई। तो कही गई बात या सुनी गई बात को आप विश्लेषण करते हो या मूल्यांकन करके सुनते हो, उसको क्या कहा जाता है भाई, आलोचनात्मक श्रवण के नाम से जाना जाता है। भाषण सुनकर आप कोई भी व्यक्ति के तर्कों को परखते हो। कोई व्यक्ति की बात सुने, कोई किसी नेता की बात सुनी, फिर आपने तार्किक रूप से सोचा कि ये बात, ये जो व्यक्ति कह रहा है पॉसिबल है या भी नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने जो लॉजिकल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अब प्रभावी संचार में बाधाएं, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई भी व्यक्ति के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें किस किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, कौन कौन सी आ सकती हैं, वे कारण जो सुनने की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारण जो आपकी जो बात बोल रहे हो उसके सुनने की प्रतिक्रिया को बाधित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ध्यान की कमी। मतलब आपका मन भटका हुआ है, आपके क्या है, मन का भटकाव है। मन का भटकना मतलब आप चीजों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, आपको बात कोई और कह जा रही है और आप समझ कोई और रहे हो, तो इसका क्या है, इससे क्या हो रहा है, मतलब आपका ध्यान में कमी है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, सामने वाली बात है उसके अच्छे से नहीं सुन पा रहे हो। मतलब बात कई बार कौन के जा क्लास में टीचर पढ़ाई कि भाई ध्यान तो थारो कठे हो रही हो, मैं तो बैठे हो रहते हो, दिमाग तो और कठे हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, अगर आपका दिमाग कहीं और होगा तो आप अच्छे से चीजों को नहीं समझ पाओगे। शोरगुल, बाहरी आवाज आती रहेंगी तो आपका ध्यान भटकता रहेगा और आप अच्छे से चीजों को नहीं समझ पाओगे। पूर्वाग्रह, पहले से बनी धारणाएं। मतलब अगर आप काफी बार क्या होते हैं, अपन पहले से बनी हुई धारणाओं पर ज्यादा ध्यान दे लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, इस प्रकार की विचारधाराओं में उलझे रहते हैं, जिससे क्या होता है, आपके सामने पूर्वाग्रहों की वजह से हम अच्छे फैसले नहीं ले पाते हैं। भावनात्मक बाधा,
गुस्सा, चिंता व तनाव जैसी जो चीजें होती हैं, इसको भावनात्मक बाधाओं के नाम से जाना जाता है। थकान, लंबे समय से सुनने में कोई व्यक्ति लंबे समय तक आपकी बात सुनता है तो वो क्या हो जाता है, सुनने से थक जाता है। समझ में आ गया। शोरगुल वाली जगह पर बातचीत ठीक से समझ नहीं आती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा तेज तेज आवाज हो रही है तो इस वजह से आप क्या कर पाओगे भाई, सामने वाले व्यक्ति है उसकी बातों को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अगर आप प्रभावी श्रवण करना चाहते हो, इफेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इफेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है अच्छा श्रोता बनने के लिए, मतलब आप अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या क्या करोगे। पहला पॉइंट है एकाग्रता बनाए रखोगे। आप कोई भी चीज को पढ़ते हो, आप कोई भी चीज करते हो तो अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो कंसंट्रेशन है उस चीज पे बनाए रखो। सामने वाला व्यक्ति क्या बात कह रहा है, उस बात को आपके सामने, उसकी बात पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखो। वक्ता की बात पूरी होने दो, मतलब सामने वाला व्यक्ति जो कोई बात कह रहा है ना, उसकी बात पूरी होने दो। काफी बार लोगों में क्या जल्दबाजी बहुत रहती है, सामने वाला व्यक्ति कोई बात कहेगा उसकी नहीं सुनेंगे, अपनी अलग से गाएंगे। तो सामने वाले व्यक्ति उसकी बात को पूरा होने दो। नोटिस बनाओ भाई, आपके सामने वाले व्यक्ति उसने कोई बात कही, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, नोटिस बनाओ, उसके नोट्स बनाओ। क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, है ना। काफी बार देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग में क्या करते रहते हैं, वहां पर बैठे अधिकारी अपनी नोट्स बना रहते हैं, सामने वाला व्यक्ति क्या बात कहता है उसको फिर उन नोट्स को पढ़ते रहते हैं। क्यों, लगातार जो बातें होती रहती है वो समझ में नहीं आएंगी आपके सामने, सारी थोड़ी याद रहेंगी, लेकिन नोट्स आपको कभी भी पढ़ सकते हो। अगले वाला पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। कैसा दृष्टिकोण रखो भाई, पॉजिटिव अप्रोच रखो, पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आपके सामने क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। नौकरी से संबंधित पत्र, जॉब लेटर, ये भी एक पॉइंट है भाई आपका पेपर में। व्यवसायिक जीवन में लिखित संचार होना बहुत जरूरी है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आप जब सफल हो पाते हो जब आप क्या करते हो, रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो, जिसमें क्या होता है, प्रमुख नौकरी संबंधित पत्र होता है। पहला पत्र क्या है, आवेदन पत्र, नौकरी के लिए अनुरोध करना। भाई आप कोई भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए अनुरोध करते हो, उसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन लेटर के नाम से जाना जाता है। भाई कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरो हो, उनके अलावा वो आवेदन पत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला बायोडाटा, क्या, बायोडाटा या रिज्यूम है। बायोडाटा व रिज्यूम क्या होता है, शिक्षा, कौशल और अनुभव के आधार पे आपने भाई जीवन में कितनी शिक्षा प्राप्त की है, आपने कहां से पले बढ़े हो, है ना, आपने जीवन में क्या अचीवमेंट किया है, आपकी क्या क्या आपकी हॉबी है, इन सब चीजों को जिसमें बताया जाता है उसको क्या कहा जाता है, रिज्यूम या बायोडाटा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है, रिज्यूम की भूमिका के रूप में जो लेटर होता है उसको कवर लेटर के नाम से जाना जाता है। कंपनी में नौकरी के लिए जो आवेदन पत्र भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं भाई, आपके सामने अपन जॉब लेटर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, शायद लास्ट टॉपिक आपका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिकल किस तरीके से कर सकते हो। समूह चर्चा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक विषय पर कई लोग मिलकर चर्चा करते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है भाई, आपके सामने काफी सारे लोग मिलकर किसी एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है भाई, ग्रुप डिस्कशन के नाम से जाना जाता है। समूह चर्चा का क्या महत्व होता है, विचारों का आदान प्रदान, कोई बातचीत करे उसका आदान प्रदान देखने को मिलता है। कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास की कमी, आपका जो क्या है कॉन्फिडेंस है उसका क्या होता है, विकास होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और लीडरशिप क्वालिटी है वो आपकी बढ़ती है। अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो तो क्या करो, स्पष्ट बोलो, दूसरों को सुनो और विषय से मत भटको। तो ये थी आपके सामने मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन से संबंधित आपका जो पूरा पेपर है वो मैंने पढ़ा दिया है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।